हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और मैं हूं अभी बीकानेर की यात्रा पर और आज भी दिखाऊंगा आपको कुछ बेहद खास। आप सोच रहे होंगे आज क्या मैं खास दिखाने वाला हूं। अजी बीकानेर है ये, यहाँ पे हर चीज बेहद खास है। यहाँ की हवेलियां खास है, यहाँ के सेठ जो थे वो भी खास हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की खास हवेलियां और बताऊंगा यहाँ के प्रमुख सेठों के बारे में। और यहाँ मेरा साथ देने के लिए आया है मेरा पर्सनल सेठ, मेरा मित्र सिप्पी। मैं सेठ नहीं, छोटा भाई आपका। छोटा भाई है सेठ। सेठ इसलिए कहा है क्योंकि यह दिल से सेठ है, इसका दिल जो है बहुत बड़ा है। ये इसको कोई भी काम कहा जाता है तो यह कभी किसी को ना नहीं करता, सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो यह है दिल का सेठ। और आज अब हम नहीं करेंगे थोड़ा सा भी लेट और आपको बताते हैं क्या आज दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे हम बीकानेर की रामपुरिया हवेली। जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध है यह लाल पत्थर की बनी हुई रामपुरिया हवेली। सारे टूरिस्ट आते हैं तो बीकानेर की इस जगह को कभी भी मिस नहीं करते हैं। गलियों के अंदर यह स्थित है, हवेलियों का एक समूह है। और अब बोलूं क्या, ज्यादा आपको दिखाई देता हूं ना। तो ये देखिए लाल पत्थर से बनी हुई रामपुरिया हवेली जो एक संरक्षित स्मारक है। यहाँ पास से देखिए आप इन जाली पर की गई नक्काशी को, जो बेल बूटे बनाए गए हैं। कहते हैं ना कि राजस्थान के सेठ हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बेसिकली होता क्या था कि मरुभूमि होती थी राजस्थान के अंदर ज़्यादातर, तो व्यापार के लिए यहाँ के जो सेठ हैं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में चले गए थे और सफलता के झंडे उन्होंने गाड़े थे। इसीलिए कहावत चलती है कि जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो आप देख सकते हैं इन हवेलियों को जो कितनी खूबसूरत है। लाल पत्थर से बनी हुई है यह रामपुरिया हवेली और इस पे की गई है खूबसूरत नक्काशी। और ये जो खिड़की दरवाजे हैं हर हवेली के अंदर अलग टाइप के हैं। जैसे आप इसका देख रहे हैं यह अलग है, लाइन से लगे हुए दरवाजे हैं यहाँ। और यहाँ वाले आपने देखे ही थे, फिरोजी रंग के हैं। और वहाँ आगे हैं हरे रंग वाले दरवाजे, खिड़कियाँ। जिन्होंने बनवाई थी ये रामपुरिया हवेली वो फैमिली अब यहाँ पे नहीं रहती है, वो कोलकाता जाके बस गए थे सालों पहले। उनका यहाँ आना नहीं होता है, इसीलिए इन हवेलियों को अब संरक्षित घोषित कर दिया गया है ताकि इनकी सार संभाल हो सके, इन्हें बचाया जा सके और आने वाली पीढ़ियाँ भी देख सकें इनके वैभव को। गलियाँ संकरी संकरी होती थी, इस वजह से इनको दूर से हम नहीं देख सकते हैं। ऐसा व्यू दिखाना ही पॉसिबल है मेरे लिए। लेकिन इसे देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी शानदार है यह। ये देखिए आप हवेली के अंदर की छत को। दरवाज़ा बंद है इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते हैं। देखिए यहाँ भी एक खिड़की खुली हुई है, उससे हम देख सकते हैं सामने दिखाई दे रहा है रेगिस्तान का जहाज ऊंट। ये देखिए हवेली का साइड व्यू। ये देखिए खूबसूरत दरवाजा, यहाँ भी कितना पुराना है। यहाँ आप देख सकते हैं छत के ऊपर भी लकड़ी का काम किया गया है, खूबसूरत नक्काशी है इसकी। यह वुडन वर्क है। तो ये आप देख रहे हैं भंवर निवास होटल का पिछला हिस्सा। तो पहले जो आपने देखा था रामपुरिया हवेली का पिछला हिस्सा था वो,
जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसे बना दिया गया है एक होटल और इसे नाम दिया गया है भंवर निवास। तो ये है रामपुरिया हवेली का सामने वाला हिस्सा और यह हिस्सा जो था इस तरीके से ही था, गुलाबी रंग के अंदर। और आप यहाँ देख सकते हैं पीओपी का वर्क। तो यहाँ पे रामपुरिया हवेली के पास में मुझे मिले आंटी जी। आंटी जी आपका नाम? सुशीला। तो आंटी जी इस हवेली के बारे में कुछ बताइए। ये 3 भाइयों की है। इसके पिताजी का नाम है भंवर जी। अच्छा। सिंह जी। उसके लड़के का नाम है कमल सिंह जी। कमल सिंह जी का लड़का है सुनील कुमार। सुनील कुमार का लड़का है प्रशांत। तो सुनील का बाबू ये होटल चलाते हैं। हवेली की होटल बन गई है। अच्छा। है ये पुरानी। आपको यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए? हमारे को तो ये से तो मेरे 2 साल से पुराना घर है हमारा। तो 35 साल हो गया हमारे शादी को। अच्छा, तो आपका पीहर भी यहीं पर है बीकानेर में ही या बाहर से है? हमारा पीर है वो तो गांव में, मैं नंदराल है यहाँ पास में दिल्ली में। ये मेरा है ना नाना जी है, नाना जी का नाना जी है ना। हाँ जी। उसमें काम किया हुआ है। अच्छा, उस होटल में ओके। ये हवेली बनी है ना, उसमें मेरे परनाना जी है ना, उसका काम किया हुआ है पत्थर का। अच्छा अच्छा, बहुत ही खूबसूरत काम है आंटी जी। बहुत सुंदर है। अंदर से तो ये थोड़ा चेंज कर दिया है होटल की। नयापन लाना पड़ता है इनको। हाँ, थोड़ा थोड़ा नया। धन्यवाद आंटी जी। थैंक यू। ये देखिए आप इस तरफ से फ्रंट वाला हिस्सा, लेकिन इससे ज्यादा खूबसूरत मुझे पिछला हिस्सा लगा था। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ कैसा है यह भंवर निवास, क्या क्या है इसमें खास। चलते हैं इसके अंदर बिना कोई किए हुए देर। ये देखिए यहाँ से हमें अंदर जाना होगा और सामने वो जो दरवाजा है उससे हम अंदर जाएंगे होटल के रिसेप्शन तक। और आप ये देख सकते हैं डोर नॉब्स भी हैं। यह भी देखिए हाथी की सूंड जो होती है उस तरीके से बनाई हुई है। और यहाँ पर है क्रिस्टल। और जैसे ही हम अंदर आते हैं तो देखते हैं रिसेप्शन का ये नज़ारा। यहाँ देख सकते हैं आप खूबसूरत पेंटिंग। और ये है यहाँ भंवर निवास का रिसेप्शन। ये देखिए आप इस चेयर को भी देखिए। रिसेप्शन आप देख चुके हैं, तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ की ड्राइंग रूम के अंदर जो बहुत ही प्यारा है। और उसके अंदर दिखाता हूँ आपको एक बेहद खास चीज। ये देखिए चल रहे हैं हम यहाँ के ड्राइंग रूम की तरफ और आप ऊपर देख सकते हैं शैंडलियर को। ये देखिए, देख रहे हैं आप ये गोल्डन वर्क। यहाँ जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये है यहाँ के वर्तमान ओनर सुनील जी रामपुरिया। ये देखिए यहाँ पे है एक बैलगाड़ी। और देख के आप सोच रहे होंगे यह लकड़ी की है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यह लकड़ी की नहीं है, यह है हाथी दांत की, यानी कि यह है बेशकीमती। और यहाँ जो गैलरी है उसकी छत पर किया हुआ यह काम आप देख सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं ब्लू ड्राइंग रूम के अंदर जिसकी मैं कर रहा था बात। और आप आइए मेरे साथ। ये देखिए छत के ऊपर आप देख सकते हैं खूबसूरत काम, देख रहे हैं। और यहां आप देख सकते हैं दीवारों पर किया हुआ यह सोने का काम। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, यह सोने का ही काम है। यह जो कलाकारी है इसमें सोने का प्रयोग किया गया है, गोल्डन कलर नहीं है यह। ये देखिए आप, ये देखिए आप ये जो छत पे देख रहे हैं शैंडलियर लगा हुआ, यह बेल्जियम ग्लास का है। और बेल्जियम ग्लास जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। ये देखिए आप, पूरा यह सोने का काम है। सोने के काम की इस कलाकारी को कहा जाता है उस्ता आर्ट। जी हाँ, गोल्ड लीफ का वर्क जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। और यह बीकानेर की खासियत है, आपको हर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। रामपुरिया हवेली में आएंगे, भंवर निवास के अंदर आप आएंगे तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। और यहाँ पे जो आप फर्श के अंदर देख रहे हैं यह मोजाइक टाइल्स वाला वर्क है। और ये जो टाइल्स हैं यह इटली से मंगवाई गई थी। एंटर होते ही आप एंट्रेंस पे ये जो देख रहे हैं पलंग, यह चांदी का पलंग है जनाब। ये देखिए आप इसके चांदी के पाए। अब आपको दिखाता हूं एक और खास चीज, और वह खास चीज है यह कारपेट। जी हां, 200 साल पुराना है यह कारपेट, देख रहे हैं आप। ये देखिए आप, दो 200 साल पुराना होना ही इसे खास नहीं बनाता है, बल्कि एक और खास बात है जो इसे खास बनाती है। इस कारपेट को बनाया गया था 200 साल पहले जो जेल के अंदर कैदी होते थे उन कैदियों के द्वारा। तो बीकानेर के अंदर ही इस कारपेट का निर्माण हुआ है। और कितना प्यारा है ये आप खुद ही देख रहे हैं।
क्यों सीपी मजो आ रही है बहुत मज़ो आ रही है मैंने घणो मजो आ रही है घणो मज़ो आ रही है। बहुत ही पुराना है ये और देखने में लगता है कि यार क्या पहले आर्ट होती थी, आज तो कुछ भी नहीं होता ऐसा। और यहाँ जो आप फर्नीचर भी देख रहे हैं, इस फर्नीचर को भी आप देख रहे हैं सुनहरा, तो यह सोने का ही है। जी हाँ, इसके ऊपर जो काम है यह सोने का ही काम है। गोल्डन पेंट या गोल्डन कलर नहीं यूज किया गया है, इस पे भी है गोल्ड। और पीछे आप देख सकते हैं इस ड्राइंग रूम का फायरप्लेस। देख रहे हैं इस टेबल को, ये राउंड टेबल भी कितनी अच्छी है। ये है शोकेस, सजावट का सामान रखने के लिए। दीवारों पर नीचे आप देख सकते हैं इस तरीके का वर्क है। ये आप देख सकते हैं यह वॉलपेपर नहीं है बल्कि पेंटिंग ही है इसके ऊपर। थोड़ा सा यहां से हट गया है, इसको मरम्मत करके ठीक कर दिया जाएगा। ये है यहाँ का एक शानदार लैंप जिसके ऊपर आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण और राधा जी को। ये देखिए कितनी खूबसूरत चित्रकारी है। इस पे भी आप देख सकते हैं गोल्ड का काम। तो देख चुके हैं आप भंवर निवास का यह ब्लू ड्राइंग रूम। अब दिखाते हैं आपको यहां का कुछ और खास। चलिए चलते हैं वहां, आइए। ये देखिए यहाँ जो रोशनी के लिए इस तरीके से रंगीन कांच लगाए गए हैं। ये एक और जगह है गेस्ट के बैठने के लिए। चलिए, यहां आप देख सकते हैं ढाल और मयान में रखी हुई इन तलवारों को। और आप देख सकते हैं मयान पे भी कितना खूबसूरत काम है। तलवार की जो मूठ जिसे कहा जाता है, आप देख सकते हैं इसको भी हाथी बना हुआ है इसके ऊपर, हाथी का सिर। और अब हम पहुंच गए हैं भंवर निवास के कोर्टयार्ड के अंदर। ये जो चौक है इसके अंदर ज्यादातर लोग जो देखते हैं बाहर से ही देखते हैं, पिछला हिस्सा जो होता है उसे ही देख के चले जाते हैं। उन्हें आइडिया ही नहीं है कि अंदर से ये कैसी है। देख सकते हैं आप खूबसूरत झरोकों को और उन पे की गई नक्काशी को। और यहां बीच के अंदर आप देख सकते हैं ये फाउंटेन। तो हम पहुंच चुके हैं रामपुरिया हवेली के भंवर निवास होटल के इस कोर्टयार्ड के अंदर। और यहां मैं बताना चाहता हूं आपको इसके बारे में कुछ खास बातें। जैसे रामपुरिया हवेली का जो निर्माण शुरू हुआ था वह शुरू हुआ था 1923। जी हाँ, 1923 के अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और शुरू करवाया था भंवर लाल जी रामपुरिया ने, जो यहाँ के नामी सेठ रहे हैं। और इस हवेली का जो निर्माण कार्य जो था उसके अंदर समय लगा था 4 वर्ष, यानी कि निर्माण पूरा हुआ था 1927 के अंदर। 4 वर्षों के अंदर इतनी खूबसूरत हवेली बनना मायने रखता है, वह भी उस टाइम के अंदर जब कहते हैं ना कि निर्माण के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो कारीगर हुआ करते थे वो इतने कुशल होते थे कि उनके हाथ जो हैं ऐसी नायाब चीजों को गढ़ देते थे। और उसके बाद में आया समय 1992 का, 1992 का, जब इस हवेली को एक होटल के अंदर तब्दील कर दिया गया ताकि बाहर के सैलानी, देश विदेश के सैलानी, टूरिस्ट, पर्यटक आकर इसमें रहने का मजा ले सके और थोड़ा सा जो रॉयल ट्रीटमेंट है वो भी ले सके। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है इस कोर्टयार्ड के अंदर आकर। अब देखते हैं हवेली का कुछ और खास हिस्सा। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं जो फैमिली मेंबर्स थे, परिवार के सदस्य थे रामपुरिया परिवार के, उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अंग्रेजी में उसका अंकन है, तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे भी यहाँ पे इंग्लिश का अच्छा खासा प्रभाव था। और यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी में लिखे हुए नाम। और यहाँ आप लिखा हुआ देख सकते हैं सिद्धकरण भंवरलाल। और यहाँ जो है रूम नंबर 47। तो चलिए आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ का एक रूम कैसा है, कमरा, भंवर निवास का कमरा। और इस तरफ आप देखिए, सबसे पहले यहां भी जो आप ग्लास देख रहे हैं यह भी बेल्जियम ग्लास ही है। आते ही हमें सामने यहां दिखाई देती है एक अलमारी, और आप इस पे भी देख सकते हैं उसका आर्ट। ये देखिए गोल्ड का ही काम है यह। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ मिट्ठू राजा।
अब जरा देखिए रूम की छत को और इस शानदार पिलर को। खास बात यह है कि यह लकड़ी के पिलर हैं। देखने पर ऐसा लग रहा है ना जैसे कि पत्थर के हों, लेकिन यह लकड़ी के पिलर्स हैं। अब आपको दिखाते हैं इस रॉयल फील वाले कमरे का रॉयल बेड कैसा है। तो ये है इस कमरे के अंदर रखा हुआ रॉयल बेड। और जब इसको होटल में तब्दील किया गया था 1992 के अंदर, उसी समय इस कमरे के जो फर्नीचर का निर्माण भी हुआ था, यानी कि है 1992 का फर्नीचर है। और आज भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंडीशन के अंदर है। और खास बात इसके ऊपर है उसका आर्ट। ये देखिए, मैं भी फील ले लेता हूं थोड़ी सी इसकी। ये देखिए किंग साइज बेड है यह। अपने नॉर्मली कितना होता है 6 फुट 7 फुट, लेकिन यह उससे ज्यादा है। ये देखिए, देख रहे हैं बेड। और यहां पे आप बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं अपने परिवारजनों के साथ में। और जरा अब वॉशरूम भी देख लीजिए। फर्श में भी यहां मोज़ाइक टाइल्स लगी हुई हैं। और अब देखिए मेरे पीछे इस शानदार पेंटिंग को, कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग है। और यह बनी हुई है 1938 के अंदर। जी हाँ, 1938 के अंदर बनाया गया था इस पेंटिंग को। आप देख सकते हैं जो एक रानी कहिए या सेठानी कहिए, वो विश्राम कर रही हैं और साथ में है दासियां। ये देखिए सिगड़ी जली हुई है यहां पर। तो शाही कमरा तो आपने देख लिया। अब आपको बता देता हूं इसका शाही किराया। जी हां, अगर आप यहां रुकना चाहते हैं तो एक रात के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 14,000 यानी कि 14,000 रुपए। उसके अंदर आप यहां रुकने का मजा ले सकते हैं, फील ले सकते हैं इस शाही हवेली की। और खास तौर पे बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो राजस्थान के जो सेठ हैं वो आम जगह के सेठों जैसे नहीं है। इन सेठों ने राजा महाराजाओं की भी मदद की है, ऐसा मुझे यहां आने पर पता चला है। ऐसे ही एक सेठ जी और थे, उनका क्या किस्सा है वो आपको मैं जब पहुंचेंगे उनकी हवेली तब बताऊंगा। तो रामपुरिया हवेली के भंवर निवास के अंदर इस समय हैं 14 कमरे 14 रूम्स। तो आप आए तो पहले आप एडवांस में चेक कर लीजिए, अवेलेबिलिटी को देख लीजिए, रूम्स अवेलेबल है कि नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं यह है पुराने समय का कटोरदान। जी हाँ, इसमें रखी जाती थी रोटियां। और यहां नीचे आप देख सकते हैं एक पुराने हुक्के के निचले भाग को। तो अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसके अंदर मैं देता हूं आपको हर बार एक शब्द, और उस शब्द वाला गाना होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचाना। रामपुरिया हवेली के भंवर निवास में आने के बाद में मेरे मस्तिष्क में जो शब्द आ रहा है वह है सुंदर, क्योंकि यह भंवर निवास जो है रामपुरिया हवेली का बहुत ही सुंदर है। मेरा दिल खुश हो गया है और इसीलिए आज का वर्ड है सुंदर। और इस शब्द से आपके लिए जो गाना है वो है ये। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। रामपुरिया हवेली भी बहुत सुंदर है और आज का वर्ड भी है सुंदर। मेरा गाना आप सुन चुके हैं। अब आपकी पसंद का गाना जिसके अंदर वर्ड हो सुंदर, वो है आपको मुझ तक कमेंट के रूप में पहुंचाना। गाना सुंदर वर्ड से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस यह शब्द उस गाने की लाइन के अंदर होना चाहिए। तो देर ना कीजिए, अपनी पसंद का गाना कमेंट के रूप में लिख दीजिए। तो रामपुरिया हवेली को देखने के बाद में, हमारे फोटो सेशन के बाद में, अब चलते हैं दूसरी जगह। किसी भी गली में आप निकल जाइए आपको दिखाई दे जाएंगी ऐसी हवेलियां, शानदार हवेलियां, लेकिन पुराने बीकानेर के अंदर, जो परकोटे के अंदर बीकानेर है उसी के अंदर देखने को मिलेगी। जो नया बीकानेर बसा हुआ है परकोटे के बाहर, वहां आपको ये नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा। ये आ गया है रांगड़ी चौक। और होली के टाइम पे जब भांग के दीवाने होते हैं वो यहाँ पर जम जाते हैं और जम के मजा लेते हैं भांग का। इस तरफ देखिए जरा,
जहां देखे वहां है हवेली हवेली हवेली। और मुझे तो लग रहा है कहीं इतनी हवेलियां दिखाने पर आप मेरा नाम लाला हवेली राम नहीं रख दें। जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो प्रोग्राम आता था हम लोग उसमें हुआ करते थे लाला हवेली राम। आप जैसे जैसे बीकानेर की गलियों में जाएंगे हवेलियों को देखने का आपका लालच बढ़ता जाएगा। जी हाँ, समय कम पड़ जाएगा लेकिन हवेलियां इतनी सारी है कि आप जितना टाइम देंगे उतना कम पड़ेगा। तो ये है कोठारी जी की हवेली, परम सुखदास पूनम चंद जी उनकी हवेली है ये, और बहुत ही प्यारी है, गजब का है इसका काम, इसीलिए है इसका नाम। देख सकते हैं आप कि मेरा कहना अतिशयोक्ति नहीं है बल्कि मेरे शब्द जो हैं वो सच हैं। और यहाँ बंद है दरवाज़ा तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। और मैं क्या इसकी तारीफ करूँ, इसकी नक्काशी देख के तारीफ आपके मुंह से अपने आप ही निकल जाएगी। इसके भी झरोखों पे जो काम है बहुत ही बढ़िया है। पत्थर पे किया हुआ काम बड़ा मुश्किल होता है, लकड़ी पे तो थोड़ा इजीली हो जाता है। सिंपली ऐसी ये जो हवेली है ऐसी ही मैंने हवेलियों को देखा था जैसलमेर के अंदर जो पटुओं की हवेली है, जो 5 हवेलियों का समूह है, उस पर भी इसी तरीके से कलाकारी की गई थी। लेकिन ये तेरे शहर की है, तो बहुत पुरानी है, कम से कम 150 साल से पुरानी ये हवेलियाँ हैं। तो आइए अब देखते हैं कोठारी हवेली का पिछला भाग, और वहाँ भी अच्छी खासी पेंटिंग्स बनी हुई है, मैंने ऐसा सुना है, तो चल के चेक करते हैं। और ये है पिछला हिस्सा, और आप यहाँ देख सकते हैं इसकी दीवार पर पीछे बनी हुई इन पेंटिंग्स को, जैसे कि मेरे ननिहाल बिसाऊ की हवेलियों पर भी थी ऐसी ही पेंटिंग्स। कोठारी हवेली के बाद में अब आपको लेके चलता हूं यहाँ के एक और प्रमुख सेठ जो चांदमल जी ढड्ढा थे, उनकी हवेली दिखाने के लिए। तो आइए, तो बीकानेर की गलियों में घूमते घुमाते बचते बचाते हम आ पहुंचे हैं यहाँ, जहाँ पर है यहाँ के प्रमुख नगर सेठों में से एक जो थे चांदमल जी ढड्ढा, उनकी हवेली के आगे। बचते बचाते मैंने इसलिए कहा क्योंकि जहां भी आप बीकानेर की गलियों से जाते हैं खाने पीने की कोई ना कोई दुकान आई जाती है, और वहां से जो खुशबू आपकी नाक में जाती है आपको बार बार अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। फिलहाल हमें यहाँ आना था, इसीलिए मैंने कहा कि बचते बचाते हम यहाँ पे आए हैं। और पीछे आप देख सकते हैं चांदमल जी की ये शानदार हवेली, चांदमल जी ढड्ढा की। देखिए, यही है ढड्ढा जी की हवेली, चांदमल जी ढड्ढा जो यहाँ के प्रमुख सेठ थे, उनकी हवेली। और यह हवेली स्थित है ढड्ढों के चौक में, बीकानेर का ढड्ढों का चौक। रामपुरी हवेली जो थी इससे बेटर कंडीशन के अंदर थी, इसको रख रखाव की जरूरत ज्यादा है। यहाँ पे आने के बाद में मुझे यहाँ के जो निवासी हैं उनसे पता चला है कि यहाँ के जो नगर सेठ जो हुआ करते थे, जैसे कि चांदमल जी ढड्ढा थे, और जो हमने देखी थी रामपुरी हवेली वाले जो थे भंवरलाल जी, ये बड़े सेठों में माने जाते थे। और कहते हैं कि राज परिवार को जब भी कभी धन की जरूरत होती थी तो इन्हीं सेठों द्वारा राज परिवार को वह धन दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पे अकाल भी बहुत पड़ता था, मरु प्रदेश था, तो अकाल की स्थितियां कभी भी यहाँ पे हो सकती थी। ऐसे ही एक किस्सा जो मुझे सुनने को मिला है यहाँ पे चांदमल जी ढड्ढा जी के बारे में, वो ये है कि महाराजा जो गंगा सिंह जी थे, इनके जब भी कोई खास गेस्ट आया करते थे, खास मेहमान आते थे, तो यहाँ जो सेठ जी के पास में सोने चांदी के जो बर्तन होते थे, वह बर्तन यहाँ से महाराजा के पास महल में जाते थे। जी हाँ, रेंट के ऊपर जाते थे। जैसा कि आज हम करते हैं कि हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है तो हम किराए के जो बढ़िया वाले बर्तन होते हैं वो मंगवाते हैं ना कैटरिंग के लिए, तो उसी तरीके से राजा महाराजाओं की कैटरिंग, मतलब बेसिकली खाने पीने का सामान नहीं जाता था, बर्तन यहाँ से जाते थे। तो है ना ये खास बात कि राजा जी भी यहीं से सेठ जी से बर्तन लिया करते थे। वैसे सेठों ने यहाँ पर हमेशा लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जब भी जरूरत पड़ी है दिल खोल के दान दिया है, तो यही बात तो इन्हें खास बनाती है। वैसे आज की डेट के अंदर यहाँ पे ढड्ढा परिवार से वैसे कोई नहीं रहता है इन हवेलियों के अंदर, लेकिन इन हवेलियों की देखभाल करती है यहाँ उनकी एक्सटेंडेड फैमिली। जी हाँ, उनका जो बड़ा परिवार जो था उसके अंदर जो इनके भाईजन हैं वह यहाँ पे देखभाल करते हैं। ढड्ढा जी की जो हवेली है, चांदमल जी ढड्ढा की हवेली, इसके पास में यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं कॉर्नर के ऊपर ये छोटी सी हवेली, यहीं पे रहती है उनकी एक्सटेंडेड फैमिली जो इसके केयर टेकर हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ चांदमल जी ढड्ढा के परिवार से जुड़ा हुआ एक और किस्सा।
चांदमल जी का ये जो परिवार था, यहाँ पे पूजा होती थी गणगौर माता की, जिन्हें यहाँ पे लोकली कहा जाता है गवर माता। तो जो गवर माता की मूर्ति थी, उनके जो आभूषण भी होते थे वह सोने चांदी हीरे मोती के हुआ करते थे। रियल जो स्टोन्स होते थे, हीरे होते थे, उनके होते थे, आर्टिफिशियल नहीं होते थे। अच्छे तरीके से गवर माता का श्रृंगार करने के बाद में उन्हें यहाँ हवेली के आगे प्रदर्शित किया जाता था। आम जनता उनके दर्शन किया करती थी। तो ऐसा सिलसिला हमेशा चला करता था। बीच में 1 साल होता है, तब होता क्या है कि जो गवर माता होती हैं उनको यहाँ बाहर नहीं लाया जाता है, आमजन उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। और तभी घटती है एक घटना। यहाँ पे जो सेठ जी का परिवार रहा करता था, उन्हीं के अंदर जो एक महिला थी, उनको एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और आवाज़ का सोर्स क्या है उन्हें वह पता नहीं लग पा रहा होता है। तो जैसे जैसे वो आवाज़ को सुनते हुए उसके सोर्स तक पहुंचने का प्रयास करती हैं, तो वो पहुंच जाती है गवर माता के कमरे के पास, जहां पे बंद होते हैं कमरे के द्वार। जैसे ही उन द्वार को खोला जाता है तो रोने की आवाज़ तो बंद हो जाती है। अंदर जाके वो जैसे ही देखती हैं तो गवर माता की जो मूर्ति होती है, उनकी आंख में यहाँ पे आंसू दिखाई देते हैं। और यह बात बताई जाती है ढड्डा परिवार के सदस्यों को, जो यहाँ बीकानेर में नहीं रहते हैं, उस समय बाहर रहते हैं। तो जैसे ही उन्हें इस बात का पता चलता है, वह यहाँ पे आते हैं और क्षमा याचना करते हैं। और अगले साल से फिर से ही जो गवर माता है, गणगौर माता है, उनका पुनः यहाँ पे दरबार सजने लगता है आम जनता के लिए। और तब से यह सिलसिला ऐसे ही जारी है। तो यह भी एक ढड्डा परिवार से जुड़ा हुआ एक किस्सा था जो मैं शेयर करना चाहता था। मुझे यहाँ आने पे पता चला तो आपको बताना जरूरी था। तो इसी के साथ बीकानेर के सेठों का ये जो ब्लॉग है होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, और साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू पहली बार जो चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि श्रीमान जी, ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को और चुन लीजिए ऑल वाले ऑप्शन को। इसके फायदे ये होंगे कि भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे। आपको उन्हें बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।